होता है कि नेटवर्क के कारण बहुत सारी बातें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला सो सब भला। अब वापस लाइव आ गए हैं, तो हमारी जो आशा बहन आज आई हैं, तो सारी चर्चा हो चुकी है। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी बात रखें, कि अब आपसे माइक ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हम ललितपुर की आशा व संगिनी कुछ मौजूद हैं, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ललितपुर जिले की आशा महासंघ जिला अध्यक्ष आशा यादव ललितपुर। मैं अपनी सभी साथियों के साथ आज आपकी स्टूडियो में आई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने इसी माध्यम से हम लोगों के दर्द को पहचाना है, तो जो सरकार तक आप पहुँचाए हैं, तो मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। मैं बता दूँ कि हम आशा बहनें मजबूर हो चुके हैं, तब सड़कों पर आए हैं। और सड़कों पर क्यों आए हैं, तो मैं आज इस लाइव चैनल के माध्यम से, आज का बुंदेलखंड के माध्यम से आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम लोग कितने परेशान हैं। हम तो हैं ही, हमारा परिवार कितना परेशान है, ये चीज़ आपको बता दूं। सरकार के द्वारा 2005 से यह आशा कार्यकर्ती की भर्ती हुई थी, जो हम लोग 18 साल पूरे होने को है, अपना काम निस्वार्थ सरकार की योजनाओं को चला रहे हैं, जिसके बदले सरकार हमें चंद पैसे देती है। और आज की इस महंगाई में हम सभी का गुजारा नहीं हो रहा है, तो सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए हम समस्त आशा व संगनी यहाँ मौजूद हैं, जो कि आशा एक ऐसी कड़ी है जो आपको सर ने बता दिया है कि आशा की जरूरत कब और कैसे सरकार को पड़ी है। जब हमारे देश में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर फैली हुई थी, और कम करने के लिए एक चयन किया गया था आशा बहू का। एएनएम बहन जी थी तो गांव के एक चबूतरे तक ही सीमित थी। एक स्टाफ नर्स थी तो आपके सीएससी पीएससी और जिले तक सीमित थी। फिर मृत्यु दर कम नहीं हो पा रही थी, उस पे कोई भी तरीके से शिशु मृत्यु दर भी कम नहीं हो पाई थी। फिर सरकार ने एक ऐसा चयन किया। कितने साल हो गए आपको अभी तक, जैसे काम आप जो कर रहे हैं? 2006 से जोड़ लीजिए सर, यानी कि आपने अपने जीवन के 20 साल, लगभग 20 साल एनएचएम में आशा और आशा संगिनी के पद पर रहते हुए दे दी है। जी बिल्कुल दे तो दिए। जो आपकी जो प्रमुख मांगे हैं सरकार से, तो हम चाहेंगे सबसे पहले आप उन मांगों को बता दें कि वास्तव में आप लोग 20 साल के बाद कौन सी मांग सरकार से करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मांग एक ही है कि जो ये टुकड़ों में आपने पैसा दिया है और इतने साल से हम लोगों के लिए काम करवा रहे हैं, तो हमें इन टुकड़ों में पैसा ना देकर एक मुश्त पैसा देकर हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे, ये हमारी प्रथम मांग है। लेकिन आप ये जो राज्य कर्मचारी की जो मांग कर रही हैं जी, ये तो चलिए बहुत दूर की कौड़ी दिखाई देती है। जो सबसे बड़ी मांग जो आपने बोली है कि आपका जो पैसा है जी, वो आप लगभग अभी आपने बताया 75 मद के लिए आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, पूरे उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर, उत्तर प्रदेश नहीं, आप ये समझिए कि भारत देश की आशाएं 75 क्रम में काम कर रही हैं। मिल कितना रहा है? 16 मद का पैसा। हमें जो बाउचर दिया गया है उसमें 75 आपके कॉलम दिए गए हैं, उन 75 कॉलम में हमें 16 मद का पैसा मिलता है। 16 मद का पैसा सिर्फ 2000 रुपए में समट जाता है जी। उसी 2000 रुपए में अगर किसी कारणवश मेरी आशा बहुएं अगर मीटिंग अटेंड सीएससी पीएससी पे नहीं कर पाती थी, उसका भी पैसा कट जाता है, तो 1800। और आप समझिए, चलिए आप 2000 दे रहे हैं, तो इस महंगाई में मैं सरकार से यह विनय करती हूं कि आप ही बताइए, जब 1000 का गैस सिलेंडर है और न्यूनतम आप बिजली की बात करें तो 200 से 500 तक का हर महीने बिल आता है, और आप ये सोचिए 1500 रुपए निकल गए हैं। अब इन 500 रुपए में हम अपना हॉस्पिटल जाने का खर्चा निकालें या सीएससी जाने का खर्चा निकालें। आए दिन हम लोगों को सीएससी पीएससी बुलाया जाता है,
लेकिन कई बार सुनने में आया कि आप लोग तो लाखों रुपए कमाती हैं। चलिए ठीक है कि हम लोग लाखों रुपए कमाते हैं, तो वो लाखों की जगह सिर्फ हमें महीने का 20,000 रुपए दीजिए। अच्छा, वो तो लाख आप चाहती हैं कि हमारा एक फिक्स मानदेय जी सरकार से। देखिए, सब अगर सरकार तक हमारी बात पहुंचे इस चैनल के माध्यम से, जी तो आशा बहनें चाहती हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप हमें 20 रुपए कम से कम फिक्स जी मानदेय दे दें, जिससे कि हमारा परिवार गुजर हो सके। सर, यही आपने बताया है जी कि लाखों रुपए, जी। तो वो लाखों रुपए का नहीं, लेकिन आप स्वास्थ्य विभाग में तो जी करोड़ों रुपए का जो इतना बड़ा बजट आता है, आखिरकार वो जाता कहाँ है किस फिर? बजट की बात कर रहे हैं सर? एक साल से तो हम लोग बजट के लिए ही परेशान है। जी पूरा एक साल हो गया है। एक साल में प्रधानमंत्री महोदय जब जब अपनी योजनाएं चलाते, ऐसा नहीं है कि हम लोग उत्तर प्रदेश से ही कांटेक्ट में हैं। जी हम लोग NHM नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, इसमें राज्य और पूरा देश आता है। जी नेशनल आप समझ सकते हैं, पूरा बिल्कुल। पूरा भारत। आप ये सोचिए तो कि पहली पूरे मांग आपकी सरकार से है कि आपको राज्य कर्मचारी घोषित किया घोषित जाए। किया जाए। जी, चलिए, 18 साल सरकार में। से कहना चाहते हैं कि 2027 के चुनाव बहुत नजदीक हैं, जी तो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में जी ये आशा बहनें और आशा संगिनी, जी इन सबको जोड़ दें तो लगभग कितनी संख्या होगी? आप समझिए 1,25,000 से ऊपर मेरी आशा बहुएं हैं, तो जो भी हमारे अधिकारीगण इस वीडियो को अगर आगे देखें और अपनी और बात संगिनी बहनें भी समझें, हैं। तो संगिनी बहनें और आशाओं की जो संख्या है लगभग 1.5 लाख करीब। 1.5 लाख के करीब यहाँ पर जी आशा जिलाध्यक्ष महोदया के द्वारा बताई जा रही है। जी तो एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, सरकार के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है जी कि अगर हमारी आशा बहनों और आशा संगिनियों के लिए सरकार कुछ अलग से इंसेंटिव देकर या इनकी जो बातें हैं सुनकर अपना फैसला ले। हाँ, अगली दूसरी जो आपकी मैं मांग है। आप कह रहे हैं इंसेंटिव, ठीक है, आपने जो कहा हम मानते चल रहे हैं, मगर आप ये बताइए कि ये 75 किस्म के काम हमें जो सौंपे हैं, क्या उनका कोई पैसा मिलेगा? जैसे कि आपने अभी एक योजना चलाई है आभा आईडी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी उस आभा आईडी का प्रचार प्रसार करते हैं जी और वो कहते हैं आभा इंसान के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जी तो उस कड़ी को मैं बता दूं जी कि सरकार ये कहती है कि अगर आभा आईडी बनती है तो आपको हर जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी आभा बनती है तो आपकी जितनी भी ऑनलाइन जांचें हैं वो आप आभा आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। जी तो उसी क्रम में जब आभा आईडी सरकार को बनवानी थी तो आशा ही उन्हें कमजोर कड़ी नजर आई और उनने आशा से ही कहा कि हम 10 रुपए पर आभा आईडी देंगे। मेरी आशा बहनें उसमें भी राजी हुई कि ये सरकार का है और हमारे देश का है। तो मेरी आशा बहनें उस आभा आईडी को अपनी पूर्ण मेहनत के साथ बनवाते हुए 1 साल का आपका जो टारगेट था वो पूरा किया गया है, मगर आपने किस कारणवश उन 1 साल का कार्य का पैसा आभा आईडी का नहीं दिया गया। चलिए, दूसरी बात जो आपने आभा आईडी के बारे में बात बताई है, तो इसमें आपको लगभग, आपका मतलब है कि अभी आपका पैसा रुका हुआ है? जी बिल्कुल, अभी आपको पैसा पूरा नहीं दिया गया? पूरा नहीं, कोई पैसा आभा आईडी का मिला ही नहीं है। देखिए, ये बात सरकार को अवश्य समझनी चाहिए, यहाँ के अधिकारियों को समझनी चाहिए कि जो आशा और आशा संगिनी बहनें हैं, ये गांव के आखिरी छोर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने का काम कर रही हैं। और अगर ये काम कर रही हैं तभी इतना मोटा बजट हमारे जनपद में या बाकी के जनपदों में आ पा रहा है। और जनपद में अगर बजट नहीं आएगा तो आप समझ लीजिए कि आगे की इसके बारे में और आगे क्या कहा जाए। तो सबसे पहले जो सबसे निचले कड़ी को माना जा रहा है कि आशा ही सारी स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ती हैं, उन्हें फिर पीछे कैसे रखा जा सकता है। तो आज का बुंदेलखंड चैनल विनम्र अनुरोध करता है कि जो भी पैसा आशाओं बहनों का रुका हुआ है वो कम से कम इनके खातों में डाल दिया जाए, जिससे कि ये अपने काम को और मन से कर सके। चलिए, ये तो अभी सिर्फ आभा की बात हुई है। जी, अगली मांग पहले जी, आप कर अभी लीजिए, हमारे जो आपकी मांग है, जो आप लेकर आई है। जी, मैं मांगों को बता दे रही हूँ, फिर अपना पहले पैसा छूटा हुआ बता दूं कि अपनी मांगों को पहले मांगे बता दीजिए। जी, मेरी मांगे प्रथम यही है, राज्य कर्मचारी
घोषित किया जाए। जी। 18 वर्ष से हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं जो 3 साल काम कर लेगा हम उसको परमानेंट कर देंगे। जी। हमने 3 गुना अपना समय अपना सरकार को दिया है। जी। तो आप स्वयं सोच सकते हैं कि जब हमने 3 गुना समय दिया है, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी आपका कार्य बहुत ढंग से कर रहे हैं, बहुत नहीं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो प्रथम मांग हमारी राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है उसको आशा व आशा संगिनी को, जी। आशा के लिए 21,000, संगिनी के लिए 28,000 रुपए, जी। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग ये है सेवानिवृत्त पर ग्रेजुएट भुगतान सुनिश्चित किया जाए। जी। और हमारी चौथी मांग है 10 लाख स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख रुपए जीवन बीमा। अच्छा, अभी आपका बीमा भी नहीं है? जी नहीं। मतलब आप दूसरे लोगों का बीमा कर रही हो, आपका बीमा नहीं है? नहीं, एक वो है बीमा जो छोटा है 2 लाख रुपए का बताया था, उसमें हमारा ही पैसा कटता है। जी। जीवन ज्योति बीमा है, उसमें 2 लाख है। जी। अगर 2 लाख रुपए में हम लोग मर जाते तो आपके पास आयुष्मान कार्ड तो होगा? जी अभी नहीं, कहा गया है कि लिस्टें आई हैं, उन लिस्टों में बहुत से नाम नहीं हैं जो बाकी के लाभार्थियों के हैं। उसी यानी लाभार्थी कि के आप में। सब लोग आयुष्मान कार्ड बनवा तो रहे हैं, लेकिन आप स्वयं का आयुष्मान कार्ड इस मांग में नहीं है। मैं देखिए, आगे बहुत चल ही के हास्यास्पद स्थिति है कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी और जो स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनका स्वयं का कार्ड ही नहीं है। जी। तो फिर आप लोगों को स्वास्थ्य कार्ड में कैसे बता पाएंगे जब आपके पास खुद ही स्वास्थ्य कार्ड जी नहीं जी है? जी मैं अगले क्रम में आपको बताती अगर आप हूँ। बीमार हो जाएं तो फिर इलाज आप कैसे कराएंगे? ये मेरी एक आशा बहन है जी। उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, यही तो जीवन सरकार ने ज्योति। पैसा दिया होगा 5 लाख? नहीं, सुनिए मेरी बात। जी। अभी जीवन ज्योति योजना जो मेरा ही पैसा कट रहा जी। है, मेरी आशा बहन एक ब्लॉक जखौरा ललितपुर थनवारा से थी, सुनीता जी। कुशवाहा जी, तो वो मौजूद है, मैं अभी बात कराऊंगी आपकी। जी। उसने जब डिलीवरी से वापस घर जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हुआ, उनके हस्बैंड थे, वो थी, तो उनको इतनी चोट आई कि यहाँ से डायरेक्ट रेफर किया गया। रेफर से वो भोपाल पहुंची। जी। जब उनके पास पैसा नहीं था, जी। कुछ रिश्तेदारों ने थोड़ी बहुत मदद कर दी, फिर नहीं था, उनका रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। जी। तो उस ऑपरेशन के दौरान उनने अपने खेत गिरवी रखे हैं। जी। अब ये सोचिए कि जब अपना खेत गिरवी उसने 2-3 साल के लिए रख दिया है, जी। उसी नौकरी में कुछ नहीं मिला है, जी। तो हम लोग कैसी आशा कर सकते हैं अपनी सरकार से? यानी कि आपका आयुष्मान कार्ड बनाया जाना नितांत आवश्यक है, बिल्कुल। क्योंकि जब आप लोग खुद स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचा रही हैं, और ये तो एक हास्यास्पद स्थिति है कि भाई जो व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा का लाभ दूसरों को दे रहा है, वो स्वयं स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं ले सकता है। तो ये बात सरकार को जरूर सोचनी चाहिए कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख आशा संगिनी और आशा बहनें हैं, उनका आयुष्मान कार्ड हर हालत में, मैं तो यही डिमांड करूंगा, जनवरी में सारे काम छोड़ दें और सबसे पहले आशा संगिनी और आशा बहनों का आयुष्मान कार्ड जारी कर दे। जैसे कि आपने सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कहा है, आपने इतना सोचा है। हम आपको बता दें, पिछले कई साल से हम आयुष्मान कार्ड उन सभी लाभार्थियों के बनवा रहे हैं जो लाभार्थी हैं दूर दराज के, और उसका ही 5 रुपए सरकार ने हम लोग को तय किया था जी। और वो पैसा भी हम लोगों को नहीं मिला है। यानी कहीं ना कहीं आप सब लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद आपका जो मानदेय है वो भी समय से नहीं मिलता है, और उसमें भी बहुत सारी परेशानियां आती है। जी। चलिए अगली मांग आपकी। अगली मांग हमारी ये है कि हमारी जो आशा बहनें हैं और संगिनी बहनें, हाँ। तो आशा बहन अपनी पेट्रोल इस महंगाई में कहाँ से खर्च करे? आप ये समझिए कि डिलीवरी में हमको 300 रुपए मिलते, 300 रुपए प्रसव पूर्व देखभाल, जब हम 9 महीने देखभाल करते हैं और उसके बाद 300 रुपए मिलते। फिर से बताइए, आप 9 महीने एक गर्भवती महिला की देखभाल करते हैं, जब हमको 300 रुपए मिलता, उसके बाद 9 महीने में एक महिला की 300 रुपए। जी, 300 रुपए, और फिर वो 600 का जो आंकड़ा इन्हें फिक्स किया है, आप जो बोल रहे थे लाखों रुपए, उन लाखों रुपए का मैं हिसाब दे रही हूँ। फिर 300 रुपए उसको जब मिलते हैं जब संस्थागत डिलीवरी करा दे। अगर वो डिलीवरी कहीं लाभार्थी है, वो कहीं अपने रिश्तेदार के या कहीं काम पर चले जाए, तो वो 300 रुपए हमारा वहीं खत्म हो जाता है। 300 रुपए में 9 महीने किसी जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए आप ही बताएं कि मेरे दिन का कितना पैसा हुआ है।
मतलब सरकार इस बात को समझे कि जी। एक आशा के द्वारा एक गर्भवती महिला को 9 महीने तक फॉलो किया जाता है, जी। उसके बाद उनको 300 रुपए मिलते हैं, जी। और गलती से भी वो महिला कहीं डिलीवरी करने के लिए चली जाती है बाहर। तो वो 300 रुपए भी उनके मर जी गए। जी सर, ये जैसे कि घुमंतु परिवार होते हैं, जो आदिवासी लोग बिल्कुल, होते बिल्कुल। हैं, हम उनकी 9 महीना सेवा करते हैं, और 9 महीने बाद सर अगर वो बाहर डिलीवरी के लिए चला गया तो वो 600 रुपए हमारे वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर हमारी आशा इतनी बुरी तरीके से टूटती है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं सर। देखिए, सरकार इस बात को समझे कि जब तक आप आशा संगिनी और आशा बहनों को एक फिक्स अमाउंट तय नहीं करेंगे इंसेंटिव के अलावा, जी। तो कैसे इन बेटियों का काम चलेगा, कैसे इन बहनों का काम चलेगा? क्योंकि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी, तो जी हमारा सर। भी ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे भी बढ़ाओ। जी सर। क्योंकि अगर मझधार में इस तरह छोड़ दिया जाएगा तो आशा संगिनी और आशा बहनें कैसे स्वास्थ्य सेवाएं और जगह तक पहुंचा पाएंगी? जी, अगली मांग बताइए। अगले क्रम में मैं आपको एक और मांग बताती हूँ। मेरी जी। मांगे हैं, अभी 4 ही मांगे हुई हैं। जी। एक मेरी मांग है कि हम लोगों को सुरक्षा दी जाए। जी। बहुत से जिलों में हमारी आशा बहनों के रेप हुए हैं, जी। मर्डर हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये सोचिए कि जैसे वो आधी रात, कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है, जैसे ही प्रसव पीड़ा लाभार्थी को होती है, हम आशा बहनें अपना सारा परिवार, अपने बच्चे छोड़कर उस प्रसव पीड़ा वाली महिला के साथ हम संस्थागत डिलीवरी के लिए, उसकी जान बचाने के लिए जी। अपने परिवार को छोड़ छाड़ कर निकल पड़ते हैं। जी। जी, तो हम लोगों को कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे कि डिलीवरी हुई, ना तो साथ वाले हमको पूछते हैं और ना ही अस्पताल में ऐसी कोई जगह है जहां हम बैठ सकें, जहां हम रात निकाल सकें। ऐसी कोई जगह सरकार के द्वारा हम लोगों को नहीं दी गई है, और फिर उसी मजबूरी के क्रम में हम लोगों को घर जाना होता है, तो कोई सुरक्षा नहीं है। तो मेरा ये मांगना है कि सरकार हम लोगों को, मेडिकल कॉलेज है, जिला अस्पताल है, सीएससी पीएससी है, वहां एक कमरा मुहैया कराया जाए। हम आशा बहनें सुरक्षित होकर प्रसव कराकर अपना समय निकालकर रात का सुबह अपने घर सुरक्षित पहुंचे। ये देखिए कितनी साधारण सी मांग है कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये वास्तव में ऐसा नहीं है जो आप बता रही हैं। जी बिल्कुल। मैं ललितपुर का ही बता दे रही हूँ, जहाँ एक पट्टी होती है डिलीवरी रूम में, तो उस पट्टी पे वहां पानी डाल दिया जाता है। अगर कोई आशा बहन वो पट्टी पर बैठ जाती है, ये कोई झूठ नहीं है। देखिए, ये तो हकीकत ये है। जो मांग है ये बिल्कुल जेन्युइन मांग है और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी बहनें जो आशा का एक पद लेकर काम कर रही हैं समाज के लिए, तो वो सुरक्षा की भी हकदार हैं और स्वास्थ्य की भी हकदार हैं। तो सरकार से आज का बुंदेलखंड चैनल बिल्कुल मांग करता है कि सभी सीएससी पीएससी और जिला लेवल पर इनको एक अलग से रूम मुहैया कराया जाए कि अगर कोई आशा बहन लेट हो जाती है, गांव से संस्थागत प्रसव कराने के लिए अगर आई है, तो उन्हें रुकने की व्यवस्था भी हो, उनके एक टाइम के खाने की व्यवस्था भी हो। क्योंकि आखिरकार इतने कम मानदेय में आप इतना महान काम कर रही हैं, क्योंकि एक गर्भवती महिला को सही जगह तक पहुंचाना, उसके बच्चे को टीकाकरण करवाना, ये काम अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको छोटा काम आप नहीं समझ सकते हैं। मेरी नजर में इससे बड़ा काम कुछ भी, इसलिए कि जब एक महिला गर्भवती होने के बाद जब बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है कि उसने दोबारा जिंदगी फिर से प्राप्त की है। मगर आशा बहन जो होती है, अगर गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा 2 दिन होती है तो अपना परिवार छोड़कर 2 दिन उसी के साथ रहती है। जी। हम आपको बता दें कि 2 दिन में वो 600 रुपए, 9 महीने के 200 रुपए तो हमारे खर्चा में ही निकल जाते तो एक आशा बहन जी लगभग अभी 15,000 रुपए तो आराम से मिल जाते होंगे। जी सर, अगर आपसे कोई 15,000 की बात करता है तो हम 15,000 में खुश है, एक मुश्त सरकार दे तो। मतलब आपको अभी 500 रुपए रोज के हिसाब से भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। अरे आप 500 की बात कर रहे हैं सर, हम 200 रुपए के हिसाब की बात कर रहे हैं। आप ये समझिए कि हमें 16 मध्य का जो पैसा दिया उसमें सिर्फ 2,000 ही तो देते हैं। अगर उस महीने में 1 या 2 डिलीवरी हो गई तो आप 3,000 मान लीजिए। उसी क्रम में हम टीकाकरण कराते हैं 0 से 9 माह का। तो मतलब आपको अभी अगर देखा जाए जी कि 4500 से केवल 6,000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। मैं तो आपको मुंह खाद बता रही हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। आप ज्यादातर चाहें तो आशाओं का
चेक करा सकते हैं वाउचर। जी जी तो मैं ये कह रही हूँ जी कि अगर बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के टीकाकरण हेतु जी उस बच्चे को BCG से लेकर बूस्टर तक टीकाकरण, यानी पूर्ण टीकाकरण 9 महीने तक और संपूर्ण टीकाकरण जी 16 से 24 महीने तक। तो आपको मैं ये पैसा भी बता दूं कि इस बीच में 9 महीने तक लगातार हम टीकाकरण कराते हैं, तो उस टीकाकरण में 100 रुपए मिलता है 9 महीने बच्चे की देखरेख करने का, और 24 महीने तक 75 और बढ़ा दीजिए 175 रुपए में हम लोग 1.5 साल तक बच्चे की देखरेख करते हैं। क्या ये आपको लगता है लाखों रुपए वाला काम? देखिए, हम लोग इस फील्ड में, जब आपकी फील्ड में अभी ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, तो इससे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा कैसे पहुंचेंगी? अगर आप सब लोग मान लेते हैं कल ही सारे लोग जॉब छोड़ दें, जो आप 1.25 लाख बोल रहे हैं, तो स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। रीढ़ की हड्डी तो हम लोगों को बना के ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आशा हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये 1.25 लाख आशा जिस दिन अपना काम छोड़ देंगी, उस दिन सरकार ही टूट जाएगी, रीढ़ की हड्डी तो छोड़िए सर। तो सरकार को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि मैं सरकार से कोई बुराई नहीं है सर। नहीं बिल्कुल बात है, आप अपनी बात रख रही हैं, दर्द बता रही हूँ, बात रखना आपका बिल्कुल हक है, और आप अपनी बात बेबाकी से रखिए, क्योंकि जब आपकी बात सरकार तक शायद हमें लगता है अभी तक नहीं पहुंची हो, शायद अब शुरुआत हो। मैं अपने मुखिया को अपना दर्द सुनाना चाहती हूँ कि हमारे मुखिया महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, नारी सशक्तिकरण से सोचिए कि इतनी योजनाएं नारियों के लिए इस सरकार ने वरीयता सिर्फ नारी के लिए दी है। तो ये कौन सी नारी है जो सरकार के आगे से छूट रही है? वो कहना यही है कि दिया के नीचे अंधेरा क्यों है? नहीं बिल्कुल अंधेरा नहीं रहेगा, और आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है, और कहीं ना कहीं आपकी बात पे सरकार गौर जरूर करेगी। कई बार होता है कि आपकी बात सही माध्यम से सही जगह नहीं पहुंच पाती है, लेकिन प्रयास करते रहिए तो बात जरूर पहुंचेगी। अब मैं आपको और अपनी अगली मांग बता दूं, जैसे कोविड का जो प्रभाव चला था, आप ये समझिए कि इंसान देखने से डर रहा था। बिल्कुल उस समय सभी की छुट्टियां थी, टीचर, आप समझिए कि हर ऐसा कोई विभाग नहीं था कि उस विभाग की छुट्टियां घरों में कैद नहीं थे। उस समय वो आशा की किरण, मेरी ही आशा बहुएं कफन बांध के अपने बच्चों को छोड़कर घर से निकली थी, जब आपका वैक्सीनेशन और टेस्ट पूरा हुआ था। सरकार जो कहती है हमने कोविड में ये किया है, और उस कोविड का प्रचार प्रसार करने वाली आशा बहू, अपने प्राण को झोंकने वाली आशा बहू आज दर दर की ठोकरें खा रही। उसी से आपने जो घोषणा की थी कि कोविड से हम आपको पर महीने 1000 रुपए देंगे, तो वो पैसा नहीं दिया है। पैसे की घोषणा की थी सरकार ने, घोषणा की, लेकिन पैसा नहीं मिला आज कुछ तक। नहीं उस समय मिला था कोविड के टाइम, जो हम लोगों ने सर्वे की थी, तो उन्हें 500 रुपए करके महीने का दिया था, फिर बोला था हम बढ़ा देंगे, और वो घोषणा थी, उसका पैसा मिलना चाहिए। जब आप जो घोषणा करते हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि मेरे मुखिया, मेरा परिवार में, अगर हमारे परिवार के मुखिया जो चीज कहते हैं तो वो काम होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से, या तो आपके कानों तक किसी ने पहुंचाई नहीं है ये बात, या आप इस बात को नहीं पहुंच पा रही किसी कारणवश, तो मैं आज तक बुंदेलखंड के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि आपकी जो बहू बेटियां, ये आशा बहुएं हैं, जो इतने भयंकर प्रकोप का सामना किया था कोरोना का, और आज उसी का पैसा हम लोगों को नहीं मिला है। तो मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ, सबसे पहले हमारा छूटा हुआ पैसा दीजिए, और फिर इस महंगाई को बढ़ते हुए क्रम में देखते हुए आप यही समझिए कि फॉर्च्यून का जो तेल, किसी भी यानी कोई भी तेल रिफाइंड हो, तो पहले 40 और 50 और 60 रुपए का था, आज वो 160 रुपए का है। तो वो भी तो हम सर परिवार, हम कैसे भूल जाएं कि हमें परिवार भी चलाना है और अपने गांव की स्वास्थ्य सेवाएं भी चलाना है। अभी आपको बता दें कि जनपद जो हमारा ललितपुर है, इसमें कल
मंडलायुक्त महोदय आए थे, जी तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, आप इसको बहुत गंभीरता वो से लीजिए कि जनपद जी जो है ललितपुर पूरे मंडल में सबसे फिसड्डी है। जी तो अब आप समझिए कि अगर आशा लोग भी और आशाएं बहनें भी अगर इस काम को गंभीरता से नहीं लेंगी, जी तो आप ये मान के चलिए कि अगली बार 26 दिन का समय दिया है जी मंडलायुक्त महोदय ने जनपद ललितपुर को सुधारने के लिए। जी 26 दिन दिए हैं। तो जनपद ललितपुर के जो अधिकारी गण हैं, जी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, जी इस बात को गंभीरता से सुन लें कि 26 तारीख के बाद आशा बहनें जो शिकायत अभी चैनल पे कर रही हैं, जी शायद जिलाधिकारी माध्यम के माध्यम से डायरेक्ट कमिश्नर तक भी पहुंचेंगी। जी तो इन सब का जो मैं आपको पैसा बता दूं बचा सर हुआ है, रुका हुआ पैसा जी है, कृपया आप बहुत जल्दी से जल्दी इनका भुगतान जी कर दें। जी नहीं नहीं सर, मैं बता दूं कल जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था जी उसमें जो हमने अपना मांग पत्र सौंपा था, उस मांग पत्र में यही चीज थी कि अगर हमारी जिला स्तर से मांग पूरी नहीं होती है तो हम आशा बहुएं मंडल पर जाएंगी और सर से मिलेंगी। जी बिल्कुल। तो ये सोचिए सर कि जैसे सी बैक फॉर्म होता है जी संचारी, गैर संचारी और संचारी रोगों का, जी तो हम लोग सी बैक फॉर्म भरते हैं, उसका भी 10 रुपए दिया गया है जी बिल्कुल। और ये पूरा ऑनलाइन काम करवा रहे हैं। जब हमारी भर्ती हुई थी तो ये कुछ नहीं हुआ था ऑनलाइन वाला सिस्टम। जी हमारी भर्ती में सिर्फ 5 काम सौंपे गए थे। वो 5 काम थे: शिशु मृत्यु दर कम करना, मातृ मृत्यु दर कम करना, सुरक्षित प्रसव कराना, टीकाकरण कराना। ये चीजें हम लोगों को सौंपी गई थी। अब आपने नए नए वर्जन चलाए हैं, जैसे ई कवच है, इस पे आशाएं काम करेंगी। सर जब वो आशाएं थी, आप इनको देख सकते हैं कितनी एजेड हो गई हैं। जब आपने भर्ती कराई थी ना, आपने हम लोगों को एजुकेट का कोई हवाला दिया था। उस समय आपने ये कहा था हमें गांव की ऐसी महिला चाहिए जो उस गांव में बोल सके और समझ सके और समझा सके। आपने एजुकेट की कोई बात भी नहीं रखी थी। फिर उस गांव में से वही महिला आई थी जो उसमें हिम्मत थी कि मैं अपने परिवार से भी लड़ सकूंगी, समाज से भी लड़ सकूंगी और अपना काम, अपने भारत देश को स्वस्थ रख सकूंगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये महिलाएं वही आशा बहुएं हैं जो उस माहौल से निकल के आई थी। तो उनने अपना परिवार भी छोड़ा था और ऐसे कई चीजें, रिश्तेदारी छोड़ी हैं, हर चीज छोड़ी है। हम आपको बता दें कि संचारी आप कहते हैं साल में 4 बार हमसे सर्वे कराते हैं। बिल्कुल। उस संचारी का 1000 रुपए आप देते हैं महीने भर। जस्ट टाइम 31 महीना होता है, उसी टाइम आप हमसे संचारी का कार्य कराते हैं और वो 31 दिन हम लोग हर घर में दस्तक अभियान के तहत दस्तक देते हैं। फिर उसका पैसा कहाँ गया? वो 1000 साल में 4 बार 4000 साल में 4 साल। आप ये गुणा भाग कर सकते हैं कि हमारा कितना पैसा ड्यू है। सरकार को या तो कोई पागल बना रहा है कि हम लाखों रुपए आशाओं को दे रहे हैं, या सरकार जानते हुए भी अनदेखा हम लोगों को कर रही है। अगर ये सब पैसा आप जोड़ लीजिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का हर साल का आशा का 8 से 10,000 रुपए बनता था, तो 4 साल का आशा का पैसा 40,000 हुआ। अब 4 साल का आप 4 गुणे में जोड़ दीजिए, तो संचारी का हर साल का 4,000 हुआ, तो आप जोड़िए कितना हुआ, ये 50,000 के पार हुआ है साल भर में। जी पूरा हम पूरे साल की यानी 4 साल की बात कर रहे हैं, जो 4 साल से हम लोग को पैसा नहीं मिला। फिर आप आयुष्मान पे चले जाइए, प्रति 5 रुपए कार्ड बनवाना था हमको, हमने बनवाए हैं। अब ऐसे नहीं है कि 1-2 कार्ड बने हो तो हम उसका पैसा भूल जाएं। आप ये सोचिए 700-800 कार्ड बने हैं। 1000 की आबादी में 700-800 कार्ड बने। देखिए, हम आपको बीच में टूकना चाहेंगे। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात आशा बहन बता रही हैं, क्योंकि अगर ये सरकार के लिए काम कर रही हैं और अगर यही काम इन्होंने किसी कंपनी के लिए किया होता इतनी शिद्दत से, उतनी मेहनत से, तो हमें लगता आप लोग अभी लखपति दीदी जरूर होती। थैंक यू। क्योंकि जिस प्रकार से आप हमें इतनी सारी योजनाएं बता रही हैं, इतनी सारी योजनाएं सुन के तो हमारा दिमाग घूम गया कि भाई आप इतना काम कर रही हो, आप कह रही कि हमारी इनकम 6,000 भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक ऐसी स्थिति है जिसको खुद अपने ऊपर स्वीकार करना, समझना, अधिकारियों को गंभीरता से इस बात को समझना चाहिए कि 6,000 और 8,000 रुपए एक आशा संगिनी
और आशा बहन को प्राप्त नहीं हो रहा है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये बहुत ही शर्म की बात है हम सबके लिए कि समाज में आपने एक ऐसे स्वास्थ्य कर्मचारी को बैठा के रखा है कि जो गांव के आखिरी पायदान तक पहुंचे, टीकाकरण भी करे, प्रसव भी कराए और गर्भवती महिलाओं का ध्यान भी रखे, लेकिन उनकी इनकम क्या है? 4,000, 5,000, 6,000, और वह भी उनको समय से नहीं मिलता है। उनको खुद को अगर इलाज की जरूरत है तो उनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। तो स्थिति बहुत ही खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। हम लोगों को तो यहां तक इस बात को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि स्वयं अगर आप संज्ञान लेंगे, आप उनकी समस्या को समझेंगे, क्योंकि अधिकारी आखिरकार आप सबसे जुड़े हुए हैं, आपसे काम ले रहे हैं, हर महीने रिपोर्टिंग की बात करते हैं। सर ऐसे कोई अधिकारी नहीं है जो आशा बहू को नहीं जानती हूँ। चौपाल हुई तो सबसे पहले आशा बहू, आप हमको खबर पहुंचाइए कि फला तारीख को गांव में चौपाल है जी। आप सोचिए प्रधान जी महोदय जी। सिर्फ चौपाल की पंडालों को देखते हैं। जिस चौपाल में भीड़ होती है वो एक आशा बहू के कारण होती है। वो कहती है कि हमारे माननीय अधिकारी आ रहे हैं, आपकी समस्याओं को सुनेंगे। तो ये सोचिए कि वो भीड़ सिर्फ आशा बहू ही इकट्ठी करती है। हम तो जनपद ललितपुर में आप सब लोगों की संख्या लगभग कितनी है? 1027 सर। 1027, यानी 6 ब्लॉक जनपद ललितपुर को मिला के आप लोग 1027 की संख्या में काम कर रही हैं। तो आप जैसे सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाती हैं जी, तो जब सरकार की योजना जन जन तक पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं आप तो सरकार की बिल्कुल हित में काम कर रही हैं। अरे सर हम लोग कैसे बगैर हित में करेंगे, हम सरकार ही से हैं। आप ये सोचिए कि सरकार कैसे हमको नहीं देख पा रही, देख रही है। सरकार इस बात को गंभीरता से समझे, गंभीरता से ले कि ये जो बहनें हैं आपके हित में ही काम कर रही हैं, और अगर कहीं से भी 19-20 इन बहनों ने कर दिया ना, तो कहीं ना कहीं सरकार को बहुत सी चीजों में खतरा हो सकता है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि आशाओं बहनों की जो मांग अभी तक ये बता चुकी है इनको पूरा करें जी। और आगे की मांग बताइए जो आपकी है। आगे की मांग जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, बहुत से जिले में कहते हैं कि ये हमारे 75 किस्म का जो काम बताया है आपने, जो आपने वाउचर छपवाया है, तो जब कुछ कहते हैं इस जिले में पैसा नहीं है, इस जिले में नहीं है, जब हम 75 जिले इकट्ठे हुए तो हमें पता चला कि ये पैसा है ही नहीं। जो आपने वाउचर छपवाया है उसका पैसा उतना है ही नहीं। आप वहां से कहते हैं, अभी विधानसभा में और संसद भवन में आशा की एक गूंज उठी थी, तो आशाओं के हित में हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने ये कहा था, मंत्री जी ने, कि हम 12,000 देते हैं। चलिए हम आपके 12,000 को मानते हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश की आशाओं के अकाउंट चेक करा लें कि 12,000 किस किस महीने में आए हैं। मैं आपको बता दूं 75 किस्म के काम है, हम लोग दिहाड़ी मजदूर से भी बेकार हैं। आप दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं, तो हमारी कुछ बहुत सी मजबूरियां आप और भी बहनों से दर्द समझ सकते हैं। जी आप अपना नाम बताएं और बताएं कि नमस्ते जी। नमस्ते, मेरा नाम सुशीला है जी। मैं यूपी के ललितपुर जिले ब्लॉक जखोरा ग्राम की उसमें से नदनवारा ग्राम की आशा हूँ जी। मुझे काम करते हुए 2007 से मैं काम कर रही हूँ आशा का जी। जब मेरी एज 27-28 साल थी, मैं कोई और जॉब भी कर सकती थी। 8वीं पढ़ी हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि जब उनने हम मुझसे पढ़ाई के बारे में नहीं बोला, 8 ही बोला गया था। मैं मजबूर थी इस काम के लिए, मैंने ये काम करा। कोई आपने और भी अपने जीवन के कितने साल दे दिए? लगभग ये 18 साल करीबन। 18 साल आप दे चुकी हैं, तो फिर अभी तो आपको कम से कम 50,000 रुपए मिलता होगा सर। कभी 3 मिलता है, कभी 2 मिलता, कभी 4 मिल जाता है जी। कभी 2500 ही मिलता है। आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि 18 साल में भी आप 2,000 और 5,000 रुपए पर भी अटकी हैं? शुरू में इनने ऐसा करा कि शुरू में मेरे को पूरे गांव का काम करवाते थे, 24-2500 की आबादी जी। आज वो गांव 3,000 की आबादी पे हो गया है जी। तो मैं इंटरनेट पे 1500 की सर्वे करे हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ता है। आप इंटरनेट भी चलाती हैं जी? ध्यान से समझे इस बात को कि आशाएं बहनें आज की तकनीक से भी जुड़ी हैं। आप अगर ये मत समझें कि केवल आशाएं बहनें बलौआ का काम कर रही हैं, ये तकनीक से जुड़कर भी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचा रही हैं जी। किसी प्रकार से भी हम लोग काम करते हैं। लोग, मैं तो कर लेती हूँ, कुछ बहनें हैं जो नहीं कर पाती, अपने बच्चों से भी करवाती हैं। हम तो काम कंप्लीट करके देते हैं उनकी योजनाओं का। तो पहले इन लोगों ने हम लोगों को पैसे दिए जी, 6,000 7,000 दिए पहले।
उसके बाद जो काम जैसा अच्छा होता गया जी वैसे ही वैसा पैसा कम होता गया जी फिर इनको आ गया कि सिर्फ 1000 की आबादी पे हम पैसे देंगे जी बाकी वो 2000 जो है उनका काम भी तो मुझी को देखना चाहे मैं इंटरनेट पे ना करूँ रजिस्टर पे करना है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि लेकिन उसका हमारे कोई पैसा नहीं। अगर पूरे जिला ललितपुर की बात की जाए तो लगभग 12.5 से 14.5 लाख के बीच की आबादी अगर मोटा मोटी मान लें तो टोटल जो आशाएं हैं वो 1027 हैं, ये आपने जो अभी बताया है। तो आप समझिए कि 10,000 लोगों को एक आशा लगभग कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रख रही हैं। और अगर इस बात को गंभीरता से आप लें तो एक्चुअल में आधी आबादी के लिए आशाएं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जितनी भी माताएं हैं बहनें हैं उनके टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी टीकाकरण की जिम्मेदारी भी इन आशाओं बहनों के कंधों पर ही है। क्यों कि अगर इतनी सारी योजनाएं सरकार चलाती है तो सरकार का उद्देश्य केवल शहर तक नहीं होता है, सरकार का उद्देश्य होता है कि गांव के आखिरी व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंच सके। तो उस योजना को आखिरी व्यक्ति तक कौन पहुंचा रहा है? हमारी आशाएं बहनें, हमारी आशा संगिनी बहनें। और जब बात मानदेय की आती है तो पकड़ा दिया जाता है झुंझुना, दी जाती है बहुत सारी बातें कि अभी आपकी इनकम आगे बढ़ेगी, आपको आगे मानदेय दिया जाएगा। लेकिन कितने सालों से, लगभग 5 सालों से बातें हो रही हैं। 2025 में अगर किसी भी आशा बहन की इनकम 5,000 और 6,000 रुपए है तो ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कम से कम एक व्यक्ति का पारिश्रमिक 18,000 होना चाहिए। और सरकार आपसे काम ले रही है और 6,000 रुपए नहीं दे पा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही गंभीर विषय है। जी आप कुछ कहना चाहेंगी दीदी? जी नमस्ते सर। नमस्ते दीदी। सर मेरा नाम सरोज राजपूत है, मैं महेशपुरा की रहने वाली हूँ, जिला ललितपुर है जी। सर मेरा तो यही कहना है कि जो टुकड़ों में पैसा दे रही है सरकार वो एक मुश्त करके दिया जाए, क्योंकि सर वो हम लोग डिलीवरियों में और टीकाकरण में सभी में काम कर रहे हैं, पर सर पैसा समय से नहीं दिया जाता है और हम लोगों को गुमराह कर दिया जाता है कि आएगा आएगा। और बजट आता है तो सर सब पैसा पूरा नहीं दिया जाता है, यानी काम पहले ले लिया जाता है और एक आशा सौंप दिया जाता है कि भाई आप आशा में रहिए, आपका पैसा आएगा। जी सर। तो मतलब आशा आई थी हम लोगों के लिए, आशा की किरण बन के उनको भी एक आशा की किरण दे दी जाती है कि अब आशा में रहिए, पैसा आएगा, लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है। और सर आता भी है तो सर उतने में हम लोगों का काम नहीं चलता। अब सर ये बताइए, बच्चे भी है, घर भी देखना है, घर वाले कहते हैं कि बीमार हो गई तो तुम तो कमा के अपना इलाज करवाओ। सर अगर जैसे सर टाइफाइड, मलेरिया कुछ भी हम लोगों का होता है इस काम के दौरान जी, तो सर वो हम लोग घर वाले से ही पैसा सर लेना पड़ता है। और सर घर वाले बहुत मतलब परेशान करते हैं कि नहीं तुम तो अपना वो नौकरी कर रही हो तो उसी से चलाओ। सर अब वो समय पे पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे अपना इलाज अभी जब आप इस बात को उठा रही हैं तो अभी जैसे हमारी दूसरी दीदी ने बताया कि वो 18-20 साल से इस जॉब को कर रही हैं, तो भाई आप अभी तक कहाँ थे? आप लोगों ने बात उठाने की कोशिश नहीं की? सर कई बार की जी, कई बार हम लोगों ने बात उठाई, पर सर हम लोगों की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है सर। चलिए, तो सरकार से आज का बुंदेलखंड कहना चाहता है कि इन सारी बिंदुओं को गंभीरता से आप समझें और हमारे जिलाधिकारी महोदय भी बहुत ही एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, उन तक ये बात आप जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब आप अभी जिलाधिकारी महोदय से आप फेस टू फेस मिली हैं? जी सर, बिल्कुल नहीं मिल पाए, 2 बार से सर जी। पहले जो चले गए हमारे डीएम साहब उनसे भी नहीं मुलाकात हो पाई, और प्रथम जो अभी नवनीत हैं सर, अभी सत्य प्रकाश नहीं अभी नवयुगल बोल रहे हैं, जो अभी हैं सर जी। सर सत्य प्रकाश जी हैं जो हमारे डीएम सर हैं, जिलाधिकारी महोदय। कई बार हम लोगों ने धरना दिया है, अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। उस दौरान कल हम सर्दियों में 6 बजे शाम तक बैठे हैं,
तब भी सर से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई कि वो जिलाधिकारी महोदय हैं, कमिश्नर सर आए थे, उनको भी काफी काम है और वो उनके कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और अगर पहुंचती है तो वो निश्चित ही हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार लाते हुए हमारा जो पैसा छूटा है वो डलवाएंगे सर। चलिए जी, ये है। ये आप अपनी बात कुछ कहना जी, चाहें? नमस्ते सर जी। नमस्ते दीदी। मैं ममता और लागोन से हूँ, आशा हूँ। और सर जी, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो हमारा पैसा टुकड़ों में देते हैं उनको एक मुश्त दिया जाए और हमारा कोई भी पैसा ना काटे। मतलब आप चाहती कि मानदेय फिक्स हो जाएगा जी तो सर, आपको हाँ। एक मतलब कह सकते हैं आर्थिक स्थिति में और समाज में जो पैसा आपको आवश्यकता पड़ती है जी, वो आपको कई बार आपकी मेहनत का होते हुए भी आपको समय पे नहीं मिलता सर हम लोगों को। सही बात है, भूख हमें आज लगी है और हाँ, खाना मिल रहा है परसों। हाँ, और वो भी सर जितना हम करते हैं काम उतना पैसा बिल्कुल नहीं मिलता हम लोगों को। जी दीदी, आप कुछ कहना चाहें? सत्यम। नमस्ते सर, मैं नीतू रानी यादव जी ब्लॉक जखौरा से आशा संगनी पद पर कार्यरत हुई हूँ और ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। जी सर, हम लोग बहुत परेशान हैं और काफी वर्ष हो गए। हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए और सरकार हम लोगों की हम चाहते जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। और सर, हम विजिट करते हैं, जो 25 आशा हमारे क्षेत्र में लगती हैं, तो हम लोग 25 गांव का भ्रमण करते हैं। तो उस भ्रमण में हम 2 लोग जाते हैं, हमारे पति भी जाते हैं साथ में और हम भी जाते हैं। जी जी, हमारे पति मतलब आप भी बिजी हो और आपके घर से जो है वो भी बिजी है, वो भी बिजी हैं। यानी कि एक आशा काम जो कर रही है उसमें कहीं ना कहीं परिवार भी पूरी तरीके से आपकी मदद कर रहा है। जी सर, अगर परिवार सर मदद नहीं करता तो इतने वर्ष हम लोग काम नहीं कर पाते सर। परिवार हम लोगों का बहुत सपोर्ट करता है, हर जगह जाने देता है और उनको विश्वास है कि हमारे घर वाले अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और स्वास्थ्य के लिए हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोगों को कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, लेकिन हम सोचते हमारा मरीज स्वस्थ है तो वो दुआएं देगा और वो दुआएं देगा तो हो सकता है आगे हम लोगों की सुनवाई हो जाए सर। तो हमारे साथ अभी कुछ आशाएं बहनें और भी हैं, उनसे भी बात कराते हैं। जी सर, और हम यही चाहेंगे कि सर कभी ना कभी तो हम लोगों का वक्त बदलेगा। डूबा हुआ सूरज उगता जरूर है और वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। जी, बहुत बढ़िया। तो अब आपने इतनी सारी बातें सुनी समझी, तो अभी इन सारी बातों को आप तक हमारी आशा बहनें और आशा संगिनी की जिलाध्यक्ष हैं आशा यादव जी बता रही थी, और इनकी बहुत छोटी छोटी मांग हैं। कहीं ना कहीं ये मांगे इतनी जेन्युइन है कि अगर सरकार तक ये वास्तविक रूप से पहुंच जाए तो हमें तो लगता है कि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री जी हैं वो तो महिलाओं और हमारी बहनों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सारी बातों को उन तक कहीं ना कहीं पहुंचने से कोई ना कोई रोक रहा है। तो हमारे साथ कुछ आशाएं बहनें और भी हैं, हम चाहेंगे कि उन सब से आप बात करें। जी दीदी बताइए आपके मन की नमस्ते बात। सर, मेरा नाम अनीता राजपूत है। मैं ग्राम मणवारी की रहने वाली हूँ, आशा पद पे कार्य करती हूँ। सर, मेरे माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दें और जो प्रोत्साहन राशि है वो एक मुश्त दें, टुकड़े टुकड़े में ना दें। और सर जी, उजाले अपनी यादों के हम आशाओं के साथ रहने दो, न जाने गली के किस मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए। बहुत अच्छी बात है, आपकी सभी आशाओं बहनों की बात अवश्य सरकार सुनेगी। जी, आप कुछ कहना चाहें दीदी? नमस्ते सर। नमस्ते सर, जैसे हम बोलते हैं परिवार नियोजन, सर हम और घर घर जाके महिलाओं को परिवार नियोजन का लाभ बताते हैं और करवाते हैं भी, आते भी है। सर 1 साल से अगले साल का भी हमको परिवार नियोजन का कोई पैसा नहीं दिया गया, यानी कि आपके काम पूरा लिया जा रहा है लेकिन आपको पैसा नहीं दिया सर 1 साल से बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। तो कहाँ जा रहा है वो पैसा? ये कुछ आपने जानकारी प्राप्त नहीं की? नहीं सर, ये तो हमें नहीं है पता कि कुंभ में, लेकिन 1 साल से दिया। किसने बोला ये जो अभी कुछ आप कहना चाह रही थी? दीदी ने बोला कुंभ में गया पैसे। आपके जो बजट आया था 2024, किसने बोला ये आपसे? हमारे सर अधिकारी। 1 साल सर बहुत इतनी ठंड पड़ती है, ठंड में सवेरे से 8 बजे से शाम के 8 बजे जाते सर, लेकिन परिवार नियोजन का कोई भी पैसा नहीं दिया गया हम लोगों ने। चलिए दीदी कुछ कहना चाहें अगर आप?
जो भी आपके मन की, क्योंकि आज आशा और आशा हमारा नाम संगिनी साधना बहन राय की है। मन की बात है, तो आपको जो भी कहना हो बेहिचक कहिए। जी हमारा नाम साधना राय है, जी। पनारी गांव से है। जी सर क्या कहना चाहती हैं आप? हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों को परमानेंट किया जाए, जी मानदेय दिया कितने जाए। वर्ष हो गए आपको इस सेवा देते हुए? हमें 18 साल हो चुके आपको हैं। भी 18 वर्ष हो हाँ। गए हैं। सब साथ में भी थे, सारे पुराने साथी। हम लोग पुराने हैं। जी सर जब हम गांव में हुए थे ना, जी जी तब कोई पोलियो की दवा पिलाने नहीं आते थे बिल्कुल बच्चों सही को। बात है, बिल्कुल और सही कोई बात ना है। तो अस्पताल में डिलीवरी कराने आते थे। जी लेकिन जब हम गांव में गए तब जी। घर घर जाके हमने समझाया, जी तब पोलियो के लिए गर्भवती महिला को लेके हम ही लोग आए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सभी को समझनी चाहिए कि जब से आशा बहनों की और आशा संगिनी बहनों की स्वास्थ्य विभाग में एंट्री हुई है, तब से जाके स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सरल, इतनी सुलभ हो पाई है। क्योंकि केवल सीमेंट या कंक्रीट की बिल्डिंगें बनाने से कहीं स्वास्थ्य लाभ मिला है? आज तक कभी नहीं मिला है। जी दीदी आप कुछ कहना चाहेंगी? जी सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम सुधा है, मसौरा कला की रहने वाली हूँ। सर जो हम प्रसव कराने आते हैं तो जैसे 102 गाड़ी मरी जाता है गाड़ी में, तो निकल भी आती है गाड़ी, तो हम अपने उस साधन से आते हैं। रास्ते में कहीं भी हादसा हो सकता है सर, तो इसलिए हम औरत थोड़ी सी भी लेट हो जाते हैं सर। अगर अस्पताल में अगर डिलीवरी हो जाती है तो अस्पताल में बोलते हैं कि आप क्यों जल्दी नहीं आई, क्यों लेट हुई, आपका नाम नहीं चढ़ेगा। तो आपको 50,000 रुपए देते होंगे, तब तो आपसे बोल रहे हैं। तो जी अब ये जल्दी। तो उन्हीं का कहना है सर। भाई जब आप अभी सारी बातें आपकी समझ में आई, मतलब आप काम तो टाइम पे करिए लेकिन पैसा आपको टाइम पर नहीं दिया जाएगा। तो ये भाई मानसिकता बदलनी होगी कि जब आशा बहनों से आप काम तो चाहते हैं कि बिल्कुल टाइम टू टाइम दें, और बल्कि आप समझिए कि उन्होंने मेहनत करके इंटरनेट भी सीख लिया, तकनीक से भी जुड़ गए, उसके बावजूद भी इनकी तरक्की आगे ना बढ़ना एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। बहुत ही दुखद बात यहाँ पर ये आज निकलकर सामने आई है कि हमारी आशा बहनें और आशा संगिनी कितनी मेहनत कर रही हैं, तब जाकर भी उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जनपद के जिलाधिकारी महोदय को इन सारी बहनों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, और जो हमारे ललितपुर के सीएमओ साहब हैं उनको भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि बहनों ने अगर आज कोई अपने काम को कंप्लीट कर दिया है तो शायद 2 दिन ना हो पाए उनके खाते में पैसा आ जाए। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य सेवा है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब किसी भी व्यक्ति को हम लोग प्रोत्साहन देते हैं तो कहीं ना कहीं वह काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो वापस और कुछ और कहना चाहेंगे दीदी आप लोग? जैसे टीकाकरण होता है सर, सुबह 8 बजे से निकल जाते हैं हम लोग, तो सबको घर घर बुलाते भी हैं। 0 से 5 साल तक के भी बच्चे होते हैं उनकी ड्यू लिस्ट भी बनाओ और उसका टीकाकरण भी कराओ। अगर एक बच्चा भी छूट गया या बाहर गया तो ये बच्चा क्यों नहीं आया, किसी के बच्चे को बुखार भी है, ये टीका क्यों भी नहीं लगा, क्यों है ये बच्चा, क्या बुलाने नहीं है आप? तो सर हम लोग इतनी सेवा करते हैं बच्चों की, एक एक घर से बच्चों को बुलाते भी हैं, फिर भी कहते हैं कि पैसा आपका, इतने काम करते हुए सर आपका पैसा, इतना काम करवाते हुए एक दाम भी नहीं देते हैं। और हर जगह गांव की सुरक्षा आपने अपनी बात रखी है, और आपके मन की बात ही आज अधिकारियों तक पहुंचाने का ये जो बीड़ा आज का बुंदेलखंड चैनल ने उठाया, इसलिए उठाया दीदी कि आपकी बात सही प्लेटफॉर्म से सही जगह पहुंच सके। और ऐसा नहीं है कि बात आखिरी बार है, आपकी बात अगर इस बार नहीं सुनी जाएगी तो अगले हफ्ते आप फिर आइए, फिर अपनी बात रखिए, अगले हफ्ते फिर आइए, फिर अपनी बात। तो आप लगातार आइए, हमारा चैनल आपकी बात कहीं ना कहीं पहुंचाएगा। और कई बार कहा गया है ना कि जब एक बात बार बार कही जाए तो वो निश्चित रूप से एक दिन अधिकारियों तक पहुंच जाती है। जी धन्यवाद। तो ये सारी जो बातें आप सबने सुनी, ये बहुत ही गंभीर बातें हैं जो आप सबको समझनी भी हैं और सोचनी भी है कि आशाएं बहनें और आशा संगिनी किस प्रकार इस समाज की मदद कर रही हैं स्वास्थ्य के मामले में, और कितनी सारे अपने काम को करके सरकार को और जनता को दिखा चुकी हैं कि अब इन पे कोई शक सुबह करना कि भाई ये काम नहीं करती हैं,
एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल, लेकिन यहाँ तो जो आशाएं बहनें हैं 18 साल से अनवरत अपने काम को कर रही हैं। तो ये बातें बहुत गंभीर है जो अभी इतनी सारी डिस्कस बातें हुई हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। जी दीदी, अब वापस आप तक बात पहुंचाते हैं, आप अपनी बात कहिए। मैं अपने जिला अधिकारी महोदय के लिए बात पहुंचाना चाहती हूं कि जी। अभी मेरी एक आशा जी चौथे स्टेट कैंसर के लिए जी पीड़ित है, जो वृद्धा ब्लॉक से है, जी सोनी है, और उनके लिए जी मैं आज का बुंदेलखंड माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं अपने जिला अधिकारी महोदय, अपने सदर विधायक महोदय रामरतन कुशवाहा जी से मैं उनकी मदद के लिए जो भी मदद हो सके उनके लिए मदद मांग रही हूँ। मैं अपनी आशा की टीम की तरफ से, मेरी कई आशा बहनें ऐसी हैं जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और आज उन्हीं का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहती हूँ अपने सीएमओ सर से और अपने जिलाधिकारी महोदय से, अपने विधायक जी से, अपने मंत्री जी से, हम ऐसी पीड़ित महिलाओं का सहयोग करिए और हम लोगों का घर ना बिक जाए, परिवार ना टूट जाए। मैं आपसे यही विनय करना चाहती हूँ कि जो मालती सोनी हैं वृद्धा ब्लॉक से, और वो आशा वर्कर हैं और वो बहुत पीड़ित हैं, कैंसर पीड़ित हैं, चौथी स्टेज पे हैं, तो मैं आज का बुंदेलखंड माध्यम चैनल से आपसे यही विनय करना चाहती हूँ। मेरी पूरी आशाएं कि सर हम लोगों की मदद करिए। और हमारे जो सीएमओ सर हैं, मैं नहीं कहती कि मेरे सीएमओ सर गलत हैं कि मेरे अधिकारी कोई गलत हैं। जब बजट ऊपर से नहीं आ रहा है तो ऐसा नहीं है सर, पहले पैसा गया है, हमारे अधिकारियों ने भिजवाया है। मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मेरे सभी आशा बहनें व संगनी बहनों की इन पीड़ा को सुनिए समय से। जैसे 4 घंटे और 5 घंटे नौकरी करने वाले जो चेयर पे बैठने वालों का 1 तारीख को वेतन आता है, हम 24 घंटे काम करने वाली आशा बहुओं का भी 1 नहीं तो 4 तारीख तक पैसा भिजवाएं। मगर हमारी मजबूरी है, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं। अगर आप किसी मजबूरी में हैं, हम लोगों को परमानेंट नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोगों की ये मांगे सुन ले कि हम लोगों का गैस सिलेंडर भरवा दें, हमारी बेटियों की शादी करवा दें जो खर्चा आता है, और आप समझिए कि स्कूटी दिला दें तो डीजल पेट्रोल बचेगा, बिजली बिल माफ करा दें। हमारे बच्चे भी चाहते हैं तो सरकार आपको गोदी ले ले, फिर इससे अच्छा और क्या। जब आप हमारे काम का दाम नहीं दे पा रहे हैं तो हम उनकी बहन है, सही है, गोद हम उनकी बहन है, वो हमारे भाई हैं, हमारे प्रदेश को चला रहे हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान एक मजबूती से पेश करते हुए अपनी बहन बहू बेटियों को देखें, क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं। अगर मुखिया के पास दुखिया नहीं रोएगा तो कौन रोएगा। मैं अपने मुखिया के पास बस ये नम आंखों से ये संदेश भेजना चाहती हूँ कि जो मेरी आशाएं परेशान हैं, और इस चैनल आज का बुंदेलखंड के माध्यम से आपकी मैं बहुत आभारी हूं। आपने इतना समय देते हुए हमारी पीड़ाओं को सुनते हुए हमारे जिले स्तर से अधिकारियों से लेके मंडल तक की बात रखी, मंडल से लेके आपने उत्तर प्रदेश की बात रखी, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली राजधानी माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी के पास नाम लिया गया, बात रखी गई है। हम लोग बहुत आभारी हैं आपके कि आपने हमारी बात को सुना, समझा और साझा करते हुए भेजा। धन्यवाद सर जी। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जैसा कि अभी आप सबने लाइव के माध्यम से आज सारी बातें सुनी, समझी और इन आशा बहनों के दर्द को समझा कि इस महंगाई के दौर में इन सबको मानदेय समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार से आज का बुंदेलखंड चैनल एक रिक्वेस्ट करता है कि इन आशाओं बहनों की जो मांगे हैं इस पे गंभीरता से विचार किया जाए, जिससे कि यह अपने काम को भी सुचारू कर सकें और स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचा सके। क्योंकि गांव-गांव तक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचेंगी तो रेफर सेंटर जो बहुत सारे बने हुए हैं वो रुक जाएंगे और आशाएं सभी मन लगाकर अपने काम को करेंगी। तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि इन आशाओं बहनों की बात को आप जरूर सुने,
गंभीरता से लें और जन जन से यही एक हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस पूरे बात को दूर दूर तक पहुंचा दें, क्योंकि जब आप इस बात को पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार तक असर जरूर होगा और सरकार इन सब की मांगे जरूर मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।